दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींचने की कोशिश की गई थी जिसके बारे में सुनने के बाद शायद आपको अपनी आंखों और कानों पर यकीन न हो। वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस से लेकर बीजिंग के बंद कमरों तक में एक ऐसी फाइल तैयार हुई थी जिसका मकसद किसी एक सरकार को गिराना नहीं, बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति के भूगोल को हमेशा के लिए बदल देना था। क्या आप जानते हैं कि बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सिर्फ कोलकाता की सत्ता तय नहीं की, बल्कि उसने ग्लोबल पॉलिटिक्स के उस सबसे बड़े चक्रव्यूह को भी तहस नहस कर दिया जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियां पिछले 3 सालों से बुन रही थीं? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जैसे ही बंगाल में राष्ट्रवादी ताकतों की पकड़ मजबूत हुई, वैसे ही 7 समंदर पार बैठे उन आकाओं के चेहरे उतर गए जो भारत को पूरब से काटने का सपना देख रहे थे? बंगाल का चुनाव और उसके बाद की यह प्रचंड जीत महज एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का वो टर्निंग पॉइंट है जिसने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के नापाक गठजोड़ की कमर तोड़कर रख दी है। साल 2026 का यह दौर भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक समय साबित होने जा रहा है, क्योंकि अब जंग सरहदों पर गोलियों से नहीं, बल्कि बंद कमरों में बैठी डीप स्टेट की साजिशों से लड़ी जा रही है। बंगाल को भारत से अलग करने का जो ग्रेटर बांग्लादेश वाला मास्टर प्लान तैयार था, उस पर भारत के आम वोटर ने ऐसी करारी चोट की है कि आज सुपर पावर्स के पसीने छूट रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो आपकी जमीन के नीचे चल रही हलचल को साफ साफ बयान कर देगा। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर उन कड़ियों को जोड़ना होगा जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देता है। बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद माहौल सिर्फ ढाका, बीजिंग या इस्लामाबाद में ही खराब नहीं हुआ है, बल्कि इसकी सबसे ज्यादा तपिश अमेरिका में महसूस की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल के नतीजे आने के बाद वॉशिंगटन के थिंक टैंक्स में हड़कंप मच गया। आखिर क्यों एक भारतीय राज्य का चुनाव अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण था? इसका जवाब छिपा है उस चिकन नेक कॉरिडोर में जो भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। विदेशी ताकतों का प्लान बहुत सीधा और खतरनाक था। अगर बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता बरकरार रहती या फिर कोई ऐसी सरकार आती जो केंद्र के साथ टकराव में रहती, तो अगले कुछ वर्षों के भीतर एक ऐसी स्थिति पैदा की जाती जहां बंगाल को भारत की मुख्य भूमि से मानसिक और भौगोलिक तौर पर अलग करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका बंगाल के जरिए भारत के पूर्वोत्तर यानी 7 सिस्टर्स तक अपनी पहुंच बनाना चाहता था, ताकि वह चीन पर नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर भारत को ब्लैकमेल भी कर सके। लेकिन बंगाल की जनता ने उनके इस सॉफ्ट इन्वेजन के प्लान पर पानी फेर दिया। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खुलासे की जिसने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर डाल दिया है। पूर्वोत्तर भारत के जंगलों और संवेदनशील इलाकों से हाल ही में एक ऐसी गिरफ्तारी हुई है जिसने दुनिया भर की जासूसी दुनिया में भूचाल ला दिया। यह गिरफ्तारी थी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एक टॉप लेवल के एजेंट की। सवाल उठता है कि अमेरिका का एक जासूस भारत के उस हिस्से में क्या कर रहा था जहां की सीमाएं म्यांमार, बांग्लादेश और चीन से लगती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह जासूस स्थानीय अलगाववादी गुटों को फंड मुहैया कराने और उन्हें आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग देने के मिशन पर था। मकसद साफ था, जैसे ही बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो, वैसे ही पूर्वोत्तर को अशांत कर दिया जाए। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों ने समय रहते इस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। इस गिरफ्तारी ने अमेरिका के उस चेहरे को बेनकाब कर दिया है जो खुद को हमारा सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार कहता है, लेकिन पर्दे के पीछे से भारत के टुकड़े करने की साजिशों को खाद पानी दे रहा है। इसी दौरान मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। पिछले कई महीनों से ईरान और इजराइल के बीच जिस बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही थी, वह अचानक से ठंडे बस्ते में डाल दी गई। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को अचानक शांति से प्यार हो गया है? बिल्कुल नहीं। असल में अमेरिका ने ईरान के मसले को इसलिए पीछे धकेला है क्योंकि उसके निशाने पर अब सबसे ऊपर भारत आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक पुराना नियम है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इसी नियम के तहत आज एक ऐसा अपवित्र गठबंधन बना है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन थी। दुनिया के 2 सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी अमेरिका और चीन आज भारत को रोकने के लिए एक साथ आ चुके हैं। ये बात तब और पुख्ता हो गई
जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन की एक गोपनीय यात्रा की। जिस चीन को ट्रंप अपनी रैलियों में कोसते नहीं थकते थे, उसी के साथ आज वे हाथ मिला रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति इन दोनों देशों के वर्चस्व के लिए खतरा बन गई है। ट्रंप की चीन यात्रा और उसके तुरंत बाद चीन का भारत में होने वाली ब्रिक्स समिट से किनारा कर लेना, यह साबित करता है कि भारत के खिलाफ एक ग्लोबल घेराबंदी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, रूस की तरफ से आ रहे गैस टैंकरों को जिस तरह से वापस लौटाया गया और जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को अलग थलग करने की कोशिशें हो रही हैं, वह किसी बड़े खतरे की आहट है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत ने जिस तरह से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखी, वह पश्चिमी देशों को रास नहीं आ रही है। उन्हें एक ऐसा भारत चाहिए जो उनके इशारों पर नाचे, लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व वाला भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात कर रहा है। यही वजह है कि अब भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए चारों तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से जो भावुक और सख्त अपील की है, वह बस यूं ही नहीं है। मोदी जी का यह कहना कि अगले 1 साल तक सोना न खरीदें, पेट्रोल डीजल बचाएं और विदेशी सामान का बहिष्कार करें, यह किसी बड़े इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद लिया गया फैसला जान पड़ता है। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात कहता है, तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। यह जंग फिजिकल कम और इकोनॉमिक ज्यादा है। भारत को अपनी विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व को बचाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया भर की करेंसी मार्केट में भारी उथल पुथल होने वाली है। सोचिए, अगर भारत का आम नागरिक सोना खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा? भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा आयातक है। जब हम सोना खरीदते हैं तो हमारा अरबों डॉलर का विदेशी पैसा बाहर चला जाता है। अगर हम 1 साल तक सोना ना खरीदें तो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी कि हमें किसी भी विदेशी प्रतिबंध की परवाह नहीं रहेगी। मोदी जी जानते हैं कि अगर आज हमने अपनी आर्थिक आदतों को नहीं बदला तो आने वाले समय में ये विदेशी ताकतें हमें घुटनों पर लाने की कोशिश करेंगी। ये अपील किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता को बचाने के लिए है। यही हाल ऊर्जा के क्षेत्र में भी है। पेट्रोल और डीजल के लिए हम आज भी काफी हद तक खाड़ी देशों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं। अगर हम पैदल चलने की आदत डालें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या फिर सौर ऊर्जा की तरफ तेजी से शिफ्ट हों, तो हम उस सबसे बड़ी कमजोरी को खत्म कर देंगे जिसका फायदा उठाकर पश्चिमी देश हमें डराते हैं। रसोई गैस और तेल का कम से कम उपयोग करना आज सिर्फ एक बचत का तरीका नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का एक रूप बन चुका है। आपको यह समझना होगा कि बंगाल की जीत ने जिस तरह से अमेरिका के ईस्टर्न कॉरिडोर प्लान को ध्वस्त किया है, उससे वे बौखलाए हुए हैं। यदि वहां ममता बनर्जी या उनकी विचारधारा वाली कोई भी पार्टी साधारण जनमत से भी जीत जाती, तो अगले कुछ वर्षों में अमेरिका उनके साथ मिलकर बंगाल को एक ऐसे स्वायत्त क्षेत्र में बदलने की कोशिश करता जो दिल्ली के नियंत्रण से बाहर होता। इससे भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा मुख्य भूमि से पूरी तरह कट जाता। यह एक ऐसी साजिश थी जिसे ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस बहुत बारीकी से अंजाम दे रही थी, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार के आने से वहां सुरक्षा एजेंसियों को फ्री हैंड मिल गया है और अब हर गद्दार की फाइल खुल रही है। आने वाले महीनों में भारत की 2 सीमाएं सुलग सकती हैं। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ और दूसरी तरफ चीन की LIC पर बढ़ती हिमाकत। लेकिन इस बार खतरा सिर्फ सरहद पर नहीं है, खतरा हमारे शहरों के भीतर उन स्लीपर सेल्स से भी है जो विदेशी फंडिंग के दम पर अराजकता फैलाने की फिराक में हैं। इसीलिए मोदी जी ने हर देशवासी से एक सैनिक की तरह व्यवहार करने की अपील की है। जब आप एक माचिस की तीली भी विदेशी खरीदते हैं, तो आप अनजाने में उस दुश्मन की मदद कर रहे होते हैं जो आपके देश को अस्थिर करना चाहता है। कल्पना कीजिए कि अगर कल को भारत पर कोई बड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो क्या हम तैयार हैं? रूस ने तो झेल लिया क्योंकि उसके पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, लेकिन भारत के लिए यह चुनौती बड़ी होगी। इसीलिए आज आत्मनिर्भर भारत का नारा सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि हमारा रक्षा कवच है। हमें अपनी निर्भरता हर उस चीज से खत्म करनी होगी जो हमें कमजोर बनाती है। क्या आप जानते हैं कि आपके लॉकर में रखा सोना बैंक में जमा करवाने की अपील क्यों की जा रही है? क्योंकि वह सोना जब सर्कुलेशन में आएगा तो वह भारत की करेंसी को दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बना देगा।
भारत के खिलाफ इस समय जो साजिश रची जा रही है, उसमें डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है। प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों के मन में अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ जहर भरा जा रहा है। विदेशी एजेंसियां करोड़ों डॉलर खर्च कर रही हैं ताकि भारत के भीतर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा की जा सके। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि 2026 का यह भारत अब जाग चुका है। बंगाल से उठी यह राष्ट्रवादी लहर अब पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रही है। जो लोग यह सोच रहे थे कि वे भारत के टुकड़े कर देंगे, उन्हें अब अपनी खैर मनानी चाहिए। अगला एक साल भारत के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मोदी जी के हर शब्द के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। जब वे कहते हैं कि सहयोग करें, तो इसका मतलब है कि वे जानते हैं कि आने वाला तूफान कितना बड़ा है। हमें अपनी लाइफस्टाइल को बदलना होगा। विलासिता की वस्तुओं से ज्यादा हमें अपनी बुनियादी जरूरतों और देश की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। याद रखिए, जब देश सुरक्षित रहेगा, तभी आपका घर और आपकी जमा पूंजी सुरक्षित रहेगी। क्या हम एक साल के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग नहीं कर सकते? चीन और अमेरिका का यह गठजोड़ भले ही कितना भी ताकतवर क्यों न दिखे, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति के सामने यह कुछ भी नहीं है। रूस के साथ हमारे संबंध आज भी रणनीतिक तौर पर मजबूत हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। रूस के गैस टैंकरों को वापस लौटाना इस बात का संकेत था कि भारत अब किसी के दबाव में आकर अपनी ऊर्जा नीति तय नहीं करेगा। हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं और यही बात दुनिया को चुभ रही है। बंगाल में जो हुआ वह तो बस शुरुआत है। अब असली खेल शुरू होगा जब भारत के अन्य हिस्सों में भी उन विदेशी एजेंटों और उनके स्थानीय मददगारों की धरपकड़ शुरू होगी। पूर्वोत्तर में पकड़े गए जासूस ने कई बड़े नामों का खुलासा किया है, जिनमें कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और नेता भी शामिल हो सकते हैं। यह पूरा नेक्सस अब बेनकाब होने वाला है। भारत की एजेंसियां अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपना चुकी हैं। अब हम घर में घुसकर सिर्फ जवाब नहीं देते, बल्कि दुश्मन की चाल को उसके शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मोदी जी की अपील को एक चुनौती की तरह लीजिए। यह समय है यह दिखाने का कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पर देशभक्त नहीं हैं, बल्कि हम जमीन पर भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। पैदल चलना, सौर ऊर्जा अपनाना, विदेशी सामान का त्याग करना, ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन इनका सामूहिक प्रभाव किसी परमाणु बम से कम नहीं होगा। जब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्वदेशी और आत्मनिर्भर हो जाएगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगी। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। वह चीन का मोहरा बनकर लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान खुद अपनी आग में जल रहा है। अमेरिका अब उसे भी एक डिस्पोजेबल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही भारत के खिलाफ उसका काम खत्म होगा, अमेरिका उसे उसके हाल पर छोड़ देगा। लेकिन भारत का लक्ष्य पाकिस्तान नहीं, बल्कि उस ग्लोबल हेजेमनी को चुनौती देना है जो सदियों से दुनिया को अपने इशारों पर नचा रही है। पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। वह जासूस जो पूर्वोत्तर में पकड़ा गया, उसने किन किन भारतीय चेहरों के नाम लिए हैं? क्या वे नाम आपके और हमारे बीच के ही कुछ जाने पहचाने लोग हैं? और क्या ट्रंप और चीन की इस डील में भारत के किसी बड़े राज्य को और भी अस्थिर करने का प्लान शामिल है? इन सब सवालों के जवाब जल्द ही सामने आएंगे, लेकिन तब तक हमें सतर्क और सावधान रहना होगा। दुश्मन हमारे घर की दहलीज तक आ चुका है और अब उसे खदेड़ने की जिम्मेदारी हम सब की है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो इसे हर सच्चे हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं। क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका और चीन मिलकर भारत को घेर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।